Hello everyone. So this is our fourth video about the biomolecules. और इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थर्ड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो अब जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये बेसिकली थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका पर्पस है, स्टेडी स्टेट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली बहुत ध्यान से इसको सुनना, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। तो फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है हमारी बॉडी में क्या काम करता है इसके बारे में है इसमें। तो फर्स्ट इज as till now we have learned many living organisms containing thousands of organic compounds. Okay, अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, और उनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली कुछ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशंस में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो पर मोल में हो, पर लीटर में हो, पर मिली मोल्स में हो, एक पर्टिकुलरली एक कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें वो पाए जाते हैं। ठीक है। द सेकेंड इज biomolecules are constantly changed into other biomolecules and derived from them. Okay, कहता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है वो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं या फिर उनसे बनते हैं। दैट मीन्स कि द ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं या जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो बेसिकली किसकी हेल्प से? केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लगातार हो रहे हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बेसिकली अभी भी अगर देखा जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो अभी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी जो रिएक्शंस है वो लगातार काम करते जा रहे हैं, काफ़ी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हमें किस तरह से हेल्प करता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस, किस तरह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं आपस में लिंक्ड अप होते हैं, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड रिमूव होती है CO2 से तो क्या बनाता है? अमाइन। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन बायो में इतना ही इनफ है। तो द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड बेस। जब न्यूक्लियोटाइड बेस से अमीनो एसिड रिमूव किया जाता है वो भी एक मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है। द नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन अ डायसैकेराइड। डायसैकेराइड में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है वो भी हमारा क्या है? मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ये समझना ध्यान से कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस नेवर अकर सॉलिटरी, दे ऑलवेज अकर इन अ सीरीज। मतलब कि जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते, दे ऑलवेज वर्क इन अ सीरीज, अकर इन अ सीरीज, हमेशा सीरीज में काम करते हैं या फिर एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, अकेले कोई भी रिएक्शन लिंक्ड अप नहीं होता, सब आपस में लिंक्ड अप होते हैं, चेन में होते हैं। तभी जो दूसरा एक रिएक्शन काम करेगा तभी दूसरा रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो बायोमोलिक्यूल्स है कॉन्स्टेंटली दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सेम एज जो रिएक्शंस है कभी भी अकेले नहीं होते, एक सीरीज में लिंक्ड अप होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मेटाबोलाइट्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा है मेटाबोलाइट्स के बारे में। जो मेटाबोलाइट्स हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। ठीक है, मेटाबोलाइट्स कैसे? लिंक्ड रिएक्शंस, सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस में आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और इन सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस को कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे बेसिकली दो तरह का है, लीनियर एंड सर्कुलर। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे का एक स्पेसिफिसिटी है कि इसकी डेफिनाइट रेट होता है और डायरेक्शन भी डेफिनाइट होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, पर्टिकुलर रेट होगा इनका। ओके, और द नेक्स्ट इज दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि जो ये मेटाबॉलिक फ्लो है ये डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। और जो मेटाबोलाइट्स हैं हमारे मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर ही हैं। ठीक है, मतलब कि मेटाबॉलिक बोलाइट्स इज इक्वल टू मेटाबॉलिक पाथवे। जब वो मेटाबोलाइट्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं इन दिस सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस, उसको कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। तो इनवेरिएबली या इनडायरेक्टली हम मेटाबोलाइट्स को मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर कॉन्स्टिट्यूट या उसको कह सकते हैं।
कि जो मेटाबोलाइट्स का पाथवे कौन सा है, मेटाबॉलिक पाथवे। ओके ओके, तो अब ये जानते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे का प्लस पॉइंट क्या है। पहला जो है, वेरी स्मूथ एंड विदाउट एनी मिसहैप फॉर हेल्दी कंडीशंस। ओके, कहा जाता है कि ये बहुत स्मूथ होते हैं और हेल्दी कंडीशंस को कोई भी अफेक्ट, हार्मफुल अफेक्ट नहीं पहुंचाते। बट ऐसा क्यों, वाई सो? बिकॉज ये स्मूथ इसलिए होते हैं बिकॉज ये जो है आपस में लिंक्ड अप होते हैं, लिंक्ड रिएक्शंस में होते हैं, अकेले काम नहीं करते मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हेल्थ कंडीशंस के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता और जो रिएक्शंस हैं आगे कंटिन्यूसली प्रोसीड होते रहते हैं। द नेक्स्ट इज एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पर्टिकुलर कैटलिस्ट जरूर होता है, जिसकी वजह से जो वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड अप होता है या उसकी जो रेट है उसका वो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि जो एवरी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में भी जो काम कर रहे हैं वो क्या है, कैटलाइज्ड हैं। ठीक है, और द सी पार्ट इज द कैटलिस्ट व्हिच हेस्टन्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर प्रोटीन्स। ओके, कहता है कि जो कैटलिस्ट जो हमारे अंदर जो हमारे केमिकल रिएक्शंस में काम कर रहे हैं, द कैटलिस्ट व्हिच हेस्टन्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, जल्दी कर देते हैं या उसकी मूवमेंट को और तेज कर देते हैं, वो हमारे क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ऐसे कैसे? प्रोटीन्स तो हम लोगों ने पढ़ा है अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास कैटालाइटिक पावर होती है, वो हमारे एंजाइम्स कहे जाते हैं, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, आई रिपीट, प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास कैटालाइटिक पावर होती है, उसे हम एंजाइम्स कहते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की मूवमेंट को तेज कर देते हैं। ठीक है, आगे है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ओके, मेटाबॉलिक बेसिस में जो मेटाबॉलिक पाथवे है बेसिकली दो तरह का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक, दो तरह का है। एनाबॉलिक में बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स से आपस में ऐड होते रहते हैं, ये ऐड होते रहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, और कैटाबॉलिक में कटते रहते हैं, मतलब डिक्रीज होते रहते हैं। तो एनाबॉलिक बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देता है और जो कैटाबॉलिक है वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देता है। ठीक है, जो एनाबॉलिक प्रोसेस है हमारा वो एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है हमारा वो एनर्जी रिलीज करता है, एग्जाम्पल ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का है, चैप्टर नंबर 14 में हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक रिएक्शन हम लोग जो चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा वो हमारा कैटाबॉलिक से था। कौन सा था? कैटाबॉलिक था कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारा एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? आंसर बताइए, जो फोटोसिंथेसिस था हमारा वो एनाबॉलिक था कि कैटाबॉलिक था? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना। तो फोटोसिंथेसिस जो बेसिकली हमारा एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, हमें एटीपी एनएडीपीएच फॉर्मेशन करना पड़ रहा था। इसका मतलब कि वो एनाबॉलिक प्रोसेस था, हमारा एनर्जी कंज्यूम वाला था। तो इसका मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस था हमारा फोटोसिंथेसिस। ओके, द नेक्स्ट इज, कहते हैं द मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड व्हिच occurs in 10 metabolic steps called glycolysis। ओके, कहते हैं कि ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, जो कि 10 स्टेप्स में पर्टिकुलरली होता है, उसको हम क्या कहते हैं? glycolysis, which liberate energy living organisms trapped and store it in the form of chemical bonds। okay, जो glycolysis के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज प्रोसेस है कैटाबॉलिक, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड्स में। और फिर वो जो एनर्जी है कहाँ यूज होती है? ऑस्मोटिक में, बायोसिंथेटिक प्रोसेस में, या फिर मैकेनिकल वर्क जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं तब ये जो बॉन्ड एनर्जी है वहां यूज होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट समझ में आया आप सबको? The next is most important energy currency in living system is bond energy in a chemical bond। ये ध्यान रखना, ये important point है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी करेंसी है लिविंग सिस्टम्स में वो कौन सी बॉन्ड एनर्जी है केमिकल बॉन्ड की? एटीपी, दैट मीन्स की एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी करेंसी अगर क्वेश्चन आती है एमसीक्यू की फॉर्म में आता है कि एनर्जी करेंसी क्या है लिविंग सिस्टम्स में, तो एटीपी हम लोग उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से और वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच ऑफ विद द एंजाइम्स,
लिविंग स्टेट में the thousands of living chemical compounds in living organisms. Okay, जैसे कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, बहुत से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बट इन केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, या तो मेटाबोलाइट्स कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और किस तरह से वो मेटाबोलाइट्स काम करते हैं उसके आधार पर हम उसको दो डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, पर्टिकुलरली इनकी कंसंट्रेशन होती है कि इतने लीटर्स होंगे, इतने मिलीमोल्स होंगे, इतनी स्पेसिफिसिटी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द स्टेडी स्टेट। ओके, ये हम सब जानते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लेवल पे। ठीक है, एंड द बायोमॉलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स में, मतलब मेटाबॉलिक फ्लक्स बेसिकली हम लोग उसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं। फ्लक्स बेसिकली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लगातार चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब पुराने बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं, फिर आगे उसी से जो बायोमॉलिक्यूल्स है, एक बायोमॉलिक्यूल से दूसरा बायोमॉलिक्यूल बन रहा है, दूसरे से तीसरा बन रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली ऐसे चेंज होते जा रहे हैं। ओके, आगे कहता है एज वी नो एवरी केमिकल फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है लगातार चलता रहता है, बट लास्ट में इक्विलिब्रियम में पहुंच ही जाता है। लेकिन इसमें ये ट्विस्ट है कि जो स्टेडी स्टेट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो स्टेडी स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं जाता है स्टेडी स्टेट। ओके, hence the living state is a non equilibrium steady state to be able to, okay, non equilibrium steady state to be able to perform work. Okay, क्योंकि जो लिविंग स्टेट है हमारा नॉन इक्विलिब्रियम है तो स्टेडी स्टेट को लगातार काम करने की जरूरत है। अब अगर उसको काम करना है तो उसको एनर्जी भी चाहिए होगी। वो एनर्जी इनपुट कहाँ से आएगा, एटीपी के द्वारा। ठीक है, जो एटीपी फॉर्मेशन होगा उसके द्वारा आएगा। तो आगे हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो कहता है फॉर कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम द स्टेडी स्टेट रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट विच इज गिवन बाय मेटाबॉलिज्म। ओके, कॉन्स्टेंट एफर्ट बेसिकली हमारी जो बॉडी करती है ताकि हमें इक्विलिब्रियम में ना जाना पड़े। इक्विलिब्रियम बेसिकली इसमें जो कहा गया है वो है डेथ। ओके, डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इक्विलिब्रियम में ना जाना पड़े इस वजह से स्टेडी स्टेट को क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी इनपुट की, जो कि कहाँ से मिलता है, मेटाबॉलिज्म से। मतलब कि जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो इसका प्रूफ है कि स्टेडी स्टेट होगा। मतलब कि मेटाबॉलिज्म इनडायरेक्टली वे में स्टेडी स्टेट के इक्वल हो गया, उसका सिनोनिम हो गया। ओके, तो आगे जो बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या डेड बॉडी होगी उसमें लिविंग रिएक्शंस नहीं होंगे, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिएट नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो उसमें स्टेडी स्टेट नहीं है और इक्विलिब्रियम में वो बॉडी जा चुकी है। ठीक है, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। मेटाबॉलिज्म जहां नहीं होगा वहां लिविंग स्टेट नहीं होगा, स्टेडी स्टेट नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ तक कोई भी डाउट अगर आपको है इस चैप्टर में, यू कैन कमेंट ऑन इट, and if you like the video please like, then share and subscribe, and comment also that what topics are most जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। and you can join my Google Plus community, the link is in the description, and thank you very much. So, and the enzymes, the most important video of biomolecules will be in the 5th one, which I will cover. Okay, so thank you very much. Till then, see you soon.